हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधा त्यागी में, जहां आपको इंग्लिश बहुत ही सरल तरीके से सिखाई जाती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ टेंस। सबसे पहले हम यह पहचानना सीखेंगे कि कोई सेंटेंस किस टेंस में है। उसके लिए हमें यह समझना होगा कि टेंस वास्तव में है क्या। टेंस टॉपिक हमने आज इसलिए लिया है क्योंकि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप को तो कवर करेगा ही, साथ में इसका रिलेशन वर्ब के साथ भी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से टेंस में हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। वर्ब के साथ साथ टेंस का रिलेशन वॉइस के साथ भी होता है। जब हमें टेंस की नॉलेज अच्छे से होगी तब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि टेंस को ही टाइम कहा जाता है, अर्थात दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस डिफरेंस को समझने के लिए चलिए टेंस को की डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, अर्थात कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही टेंस कहते हैं। मीन्स जब हम कार्य कर रहे हैं, जिस समय में हम कार्य कर रहे हैं, तो उस समय में जो वर्ब के रूप में जो चेंज हो रहा है, यानी उसकी फॉर्म में जो चेंज हो रहा है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, तो उसे ही टेंस कहा जाता है। आगे हम समझ लेते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, यानी उस समय के प्रकार, यानी काल के प्रकार। तो ये 3 टाइप्स का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल बोलते हैं। यहाँ पर तो हमने समझा कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं, और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन ये तो हमने समझा इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी में आए तो हम हिंदी में कैसे समझेंगे? अगर कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में होगा तो हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट है और पास्ट है और फ्यूचर है? तो देखिए, प्रेजेंट टेंस जहाँ भी होगा वहाँ सेंटेंस में के लास्ट में है आएगा। जैसे वह खेलता है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह खाना खा चुका है, तो इस तरह से है आएगा वहाँ पर। और पास्ट टेंस में था आएगा, जैसे वह खेलता था, वह पढ़ रहा था, या वह खेल चुका था। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में जहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में गा आएगा, यानी वह खेलेगा, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ चुका होगा, तो वहाँ पर फ्यूचर टेंस होगा। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, जैसे दिखाया हुआ है मैंने स्क्रीन पर। नंबर 1 इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी जब ये प्रेजेंट के साथ होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक ऐसे ही जब ये पास्ट के साथ होंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे ही फ्यूचर में भी जब ये फ्यूचर के साथ होंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी प्रेजेंट के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें कार्य का अनिश्चित होना दिखाया जाता है। जैसे वह खेलता है, खेलता है, लेकिन कब खेलता है इसमें ये नहीं बताया गया, टाइम नहीं बताया गया कि कब खेलता है, ठीक है। मतलब उसमें अनिश्चित है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है। लेकिन है कॉन्टिन्यूअस, मतलब जहाँ पर कंटिन्यूअस दिखाया जाए, यानी कार्य का जारी होना दिखाया जाए। जैसे वह खेल रहा है, मतलब वह अभी भी खेल रहा है, वह कार्य कंटिन्यू है, यानी अभी भी उसका खेलना कंटिन्यू चल रहा है। थर्ड है परफेक्ट, यानी परफेक्ट यानी पूर्ण हो चुका वो कार्य, कार्य पूर्ण। वह खेल चुका है, यानी वो खेल चुका, अब नहीं खेल रहा है, यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है। फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कार्य होना और जारी, मतलब वह कार्य हो रहा है काफ़ी टाइम से और अभी भी जारी है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, यानी उसने सुबह खेलना शुरू किया था लेकिन वह अभी भी खेल रहा है। अभी हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसके पैटर्न को समझ लेते हैं कि जब हम कोई भी सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं,
उसके बाद जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी उसका यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारी मेन वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अभी हमने ये तो समझ लिया है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, या किसी का नाम आएगा तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ हम सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर होता है आई, उसका प्लूरल क्या होता है वी। ऐसे ही सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू होता है और उसका प्लूरल भी यू होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर ही, शी, इट और प्लूरल होता है दे। मतलब जहाँ सिंगुलर होगा, सिंगुलर का यूज़ हम किस किस में करेंगे, आई, यू, ही, शी, इट, इनके साथ हम सिंगुलर की वर्ब का यूज़ करेंगे। और वी, यू, दे, इनके साथ हम प्लूरल की वर्ब का यूज़ करेंगे। और किसी का भी नाम आता है तो उसके साथ हम सिंगुलर की वर्ब का यूज़ करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव देख लेते हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, लेकिन आई के साथ हमेशा जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा प्लूरल की होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्ले का यूज़ किया, आई प्ले फुटबॉल। अगर यहाँ सिंगुलर होता, जैसे आई के प्लेस पर अगर ही होता तो ही के साथ हम क्या यूज़ करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करते, जैसे ही प्लेज फुटबॉल। तो एफर्मेटिव बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये समझ आया। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हम इसी को नेगेटिव बनाएं कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो इसका हम क्या बनाएंगे, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम डज नॉट का यूज़ करते हैं और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने आई डू नॉट प्ले फुटबॉल किया है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में क्या होगा कि हिंदी में बनेगा क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो उसमें क्या करेंगे हम, मतलब जो हम डू का यूज़ कर रहे थे उसको हम पहले लिख देंगे कि डू आई प्ले फुटबॉल। यानी जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। और अगर कहीं पर WH वर्ड आया है यानी कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आया है, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे सबसे स्टार्टिंग में लिखकर उसके बाद डू या डज का यूज़ करके उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे, इंटरोगेटिव में अगर हु का प्रयोग हुआ है यानी कभी भी कोई वाक्य हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है हु गोज़ टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब के साथ जहाँ पर यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, क्योंकि जहाँ पर भी हु होगा, हु मीन्स कौन, यानी कौन, कि हु गोज़ टू कॉलेज, कॉलेज कौन जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर की बात की गई है कि कॉलेज कौन जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब में एस या ई एस का यूज़ किया। मीन्स यहाँ पर डू या डज का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे जहाँ पर हु लिखा हुआ हो।